अब हमारे पास है एसिम्पटोट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस, यानी कि जब आपको अलजेब्रिक कर्व गिवन होगा तो उस अलजेब्रिक कर्व पर जो भी एसिम्पटोट बनेगा या तो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। तो हम किस तरीके से एक्स एक्सिस के पैरेलल या फिर वाई एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स को फाइंड करेंगे जब हमें एक अलजेब्रिक इक्वेशन गिवन होगा। तो सबसे पहले हम अलजेब्रिक इक्वेशन को यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो आइए सबसे पहले हम अलजेब्रिक इक्वेशन को लिखते हैं। तो हमने अलजेब्रिक कर्व का जो जनरल इक्वेशन था हमने उसको लिख लिया। तो आई होप कि आपको भी ये अलजेब्रिक कर्व का जो जनरल इक्वेशन है वो लिखना आता होगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन गिवन है इसको हमें इसका जो पावर है उसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लिख लेते हैं। यानी कि अगर हमारे पास ये पावर y की पावर n है तो उसके बाद हमारे पास क्या करना है, n माइनस में 1 वाला, फिर n माइनस में 2 वाला, फिर n माइनस में 3 वाला हमें लिखना है। यानी कि इंक्रीजिंग पावर में नहीं, हम डिक्रीजिंग पावर के सेंस में हम इसको लिखने वाले हैं, यानी कि डिसेंडिंग पावर के रूप में हम इसको लिखने वाले हैं। यहाँ पर मैंने y को प्रायोरिटी इसलिए दिया है क्योंकि फिलहाल जो एसिम्पटोट हमें फाइंड करना है वो y एक्सिस के पैरेलल फाइंड करना है। इसलिए मैंने जो भी कर्व गिवन था उस कर्व का जो जनरल इक्वेशन था उसको मैंने क्या कर लिया, y के रूप में मैंने लिख लिया। मैं चाहता तो x के रूप में भी लिख सकता था, मैं x को भी प्रायोरिटी दे सकता था, लेकिन क्योंकि हमें y एक्सिस के पैरेलल पहले फाइंड करना है इसलिए मैंने y एक्सिस को यानी कि y को मैंने यहाँ पर प्रायोरिटी दिया और y की पावर n, उसके बाद y की पावर n माइनस में 1 और y की पावर n माइनस में 2 वाले टर्म को मैंने लिखा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो भी हमारे पास हाईएस्ट डिग्री टर्म है हम उसको पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद उससे कम वाला, फिर उससे कम वाला। तो यहाँ पर हमारे पास है a0 y की पावर n प्लस, हमारे पास उसके बाद क्या है, y की पावर n वाला हमारे पास कहीं और नहीं है तो हम क्या करते हैं इसको ऐसे ही एज इट इज छोड़ देते हैं। उसके बाद हमारे पास है ये y की पावर n माइनस में 1 और y की पावर n माइनस में 1 यहाँ पे लिख लेंगे। अब देखेंगे कि यहाँ पर क्या बच गया है a1, यहाँ पे क्या बच गया x। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास y की पावर n माइनस में 1 कहीं और दिख रहा है नहीं, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, y की पावर n माइनस में 1 हमारे पास कहीं और भी नहीं है, नहीं एक जगह है सॉरी, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, उसे भी लिखना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा वो b1। उसके बाद हमारे पास क्या है y की पावर n माइनस में 2, तो y की पावर n माइनस में 2 तो यहाँ पर आ जाएगा, फिर ब्रैकेट यहाँ पर a2, यहाँ पर x2। ठीक है, उसके बाद y की पावर n माइनस में 2 हमारे पास ये रहा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको लिख लेंगे y की पावर n माइनस में 2, एक यहाँ पे भी है तो यहाँ पर हम लिखेंगे b2x और एक यहाँ पर c2। ठीक है, तो ये हमारे पास y की पावर n माइनस में 2 वाला टर्म हो गया। सिमिलरली हमारे पास क्या करेंगे, हम y की पावर n माइनस में 3 वाला, जो कि हमने यहाँ पर नहीं लिखा तो हमें भी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतने में हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर डॉट 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 प्लस, फिर डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में हमारे पास जो टर्म होगा, आपको पता है कि लास्ट वाला हमारे पास nth टर्म होगा, nth टर्म। ठीक है, तो जो भी हमारे पास होगा वहाँ पर y की पावर हमारे पास क्या होगा, n माइनस में जैसे यहाँ पर वो y n हो जाएगा। ठीक है, y की पावर n माइनस में 2 है ना, जिसे चलते चलते हमारे पास y की पावर 0 हो जाएगा, यानी कि कांस्टेंट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो भी हमारे पास आएगा वो x के रूप में यहाँ पर आएगा। तो आई होप कि जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको समझ में
आ रहा होगा, यानी कि हमारे पास y की पावर n, फिर उसके में से एक कम, फिर उसमें से एक कम, ऐसे करते करते वो 0 हो जाएगा। और जो हम ब्रैकेट में हम लगा रहे हैं, आप देख पा रहे हो कि वहाँ पर x के टर्म में हमारे पास ये टर्म चलती जा रही है, तो यहाँ पर भी हमारे पास जो भी टर्म आएगा वो x के फॉर्म में ही आएगा, इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, हम इस पूरे होल इक्वेशन को हम क्या करते हैं, y की पावर n से हम उसको डिवाइड कर देते हैं। y की पावर n से डिवाइड करने से जो बेनिफिट होगा हम उसको अभी आगे देखते हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं डिवाइड द above इक्वेशन बाय y की पावर n, देन वी गेट। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, a0 y की पावर n अपॉन में y की पावर n प्लस ये पूरा लिख लेते हैं y की पावर n माइनस में 1, फिर a1 x प्लस में b1 अपॉन में y की पावर n। सिमिलरली हमारे पास y की पावर n माइनस में 2, a2 x की स्क्वायर प्लस b2 x प्लस c2, और फिर से हम होल के अपॉन में y की पावर n प्लस में डॉट 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 प्लस डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में हमें पता है कि y की पावर 0 अपन में y की पावर n, और हमारे पास ये जो भी हमारे पास टर्म होगा वो x के टर्म में होगा। ये चीज़ आप ध्यान में रखना। फिर यहाँ पर वो 0। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये y से y कट गया, ठीक है, यानी कि y की पावर n और y की पावर n कट गया, हमारे पास क्या बच गया, a0। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है ये, अब इसको अगर आप सॉल्व करो तो आपको यहाँ पर क्या मिलने वाला है, वो आपको मिलने वाला है 1 अपॉन में y। और ये जो हमारे पास जो ये फंक्शन है, ये जो फंक्शन हमारे पास है, यानी कि जो भी हमारे पास ये पूरा जो टर्म है वो x के टर्म में है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको एक अनदर फंक्शन मान लेता हूँ फाई। ठीक है, अभी हमारे पास ये 1 1 है, तो इसको मैं यहाँ पर इसको मैं फाई 1, और ये जो हमारे पास जो टोटल जो टर्म है वो x के रूप में है, तो मैं यहाँ पर x लिख लेता हूँ, यानी कि फाई 1 क्या है हमारे पास, ये है। इसी तरीके से हमारे पास इससे पहले भी वो x के रूप में होगा, जिसको हम क्या करें, a0। ठीक है, a0 हम इसको कह रहे हैं, तो हम इसको पूरे को क्या कह देते हैं, फाई 0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा वो x, यानी कि चाहे वो a0 चाहे कोई भी कांस्टेंट नंबर हो, लेकिन हमने उसको क्या कर दिया, फाई 0 से रिप्लेस कर दिया, और जो भी हमारे पास इसके नेक्स्ट वाला जो टर्म होता वह x के टर्म में होता, चाहे वो 0 ही क्यों ना हो, चाहे कुछ भी हो, हम उसको x के रूप में ले लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास फाई 1 x प्लस यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 1 अपन में y की पावर 2, और यहाँ पर ये जो भी हमारे पास पूरा टर्म है वो हमारे पास x के रूप में है, और यहाँ पर हम इसको क्या बोल देंगे, फाई 2। सिमिलरली हमारे पास डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में अगर हम इसको सॉल्व करके देखें तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, इसमें हमारे पास मिलेगा 1 अपन में y की पावर n, और हमारे पास ये जो भी टर्म हमारे पास था वो फाई और ये n और ये x, यानी कि x के रूप में था, तो ये फाई n हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो आई होप कि ये जो मैंने यहाँ तक समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें एसिमेटोड फाइंड करना है, और एसिमेटोड फाइंड करने के जो हमारे पास जो तरीके हैं, वो तरीका हमारे पास क्या था, लिमिट का यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे, और हम देखेंगे कि हमारे पास जो जनरल इक्वेशन था हमारे पास अलजेब्रिक इक्वेशन का, अलजेब्रिक इक्वेशन के जनरल इक्वेशन से हम किस तरीके से हम एसिमेटोड्स को फाइंड करते हैं, आइदर एक्स एक्सिस के पैरेलल और वाई एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखिए, ये जो हमारे पास पूरा जो टर्म है, यानी कि जो पूरा टर्म है वो पूरा एक इक्वेशन है, यानी कि वो फंक्शन है। अगर हम इन सब में लिमिट लगाएं तो आपको क्या मिलेगा। ठीक है, तो लिमिट में अगर आप ज़रा ध्यान से देखो, अगर इन सब पे लिमिट आप लगाओ, लिमिट व्हेन x टेंस टू a, ठीक है, और y टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, जैसे कि आपने यहाँ पर ध्यान में दिया होगा, इससे पहले जो हमने जो ग्राफ बनाया उसमें अगर हम यहाँ पर ये y एक्सिस के पहले अगर मैं इस एसिमेटोड को लूँ, तो ये जो पॉइंट P है x, y, हाँ, x को हम ऊपर ले जा रहे हैं, यानी कि x को हम a के, ये हमारे पास क्या है, x इक्वल्स टू a, यानी कि जब हम इस पॉइंट P को ऊपर ले जा रहे हैं, यानी कि हम क्या करें, x को a के पास पहुंचा रहे हैं, तो y हमारे पास क्या कर रहा है, इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। तो आई होप कि जो मैं आपको समझा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, लिमिट ले लिया, व्हेन x टेंस टू a, देन हमारे पास y टेंस टू इन्फिनिटी, हमारे पास होल का हमारे पास फाई नॉट x प्लस 1 अपन में y, फाई 1 x प्लस
1 में y2 फाई 2x प्लस में डॉट 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 प्लस में 1 में फाई की पावर n और यहाँ पर फाई n x, ठीक है, इक्वल टू ये हमारे पास क्या आएगा 0। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखिए, अगर आप यहाँ पर x की जगह पे a पुट करते हैं और y की जगह पे आप इन्फिनिटी, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा यहाँ पर फाई 0, यहाँ पर x की जगह पे a प्लस यहाँ पर y की जगह पे इन्फिनिटी रखिए और 1 में इन्फिनिटी हमारे पास क्या होता है? 1 में इन्फिनिटी हमारे पास होता है 1 में इन्फिनिटी होता है हमारे पास 0। यानी कि जब हमारे पास y इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो उस केस में जो पूरी वैल्यू आएगी वो 0 को टेंड करेगी और 0 इंटू में समथिंग वो क्या होगा हमारे पास 0। सिमिलरली हमारे पास जितने भी हमारे पास 1 में y है हमारे पास वो 0 बनते जाएंगे और लास्ट में हमारे पास क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा, इक्वल टू 0। और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास जो फाई 0 a है इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास 0 आएगा। और इस केस में हमारे पास जो a होगा वो रूट होगा जो भी हमारे पास ये, जैसे कि हमारे पास ये बंद जो हमारे पास था, ये जो टर्म वो x के फॉर्म में था, वो हमारे पास क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। और a की वैल्यू हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर ली, इसका मतलब हमने एसिमेटोड फाइंड कर लिया y एक्सिस के पैरेलल। चलिए नेक्स्ट पेज पे पहुँचते हैं और फिर से हम देखते हैं कि ये जो टर्म हमने लिखा है इसका क्या मतलब है। तो अभी हमने जो किया, हमने फाई नॉट a इक्वल टू 0 निकाला। फाई नॉट a इक्वल टू 0 निकाला, इसका मतलब अब हम यहाँ पर a की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। और जैसे हम a की वैल्यू को फाइंड करते हैं तो हम y एक्सिस के पैरेलल एक एसिमेटोड को फाइंड कर लेते हैं। अब यहाँ पर a इक्वल टू 0 आए, चाहे वो कोई सा भी कांस्टेंट नंबर आए, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें बस इससे मतलब है कि a की चाहे कोई भी वैल्यू आती है, उस वैल्यू का इसका मतलब ये है कि वो y एक्सिस के पैरेलल एक एसिमेटोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब केवल सिर्फ a ही एक ऐसा नंबर नहीं है जो कि हमें ये बता रहा है कि वो जो हमारे पास जो कर्व गिवन है उस पर वो एक एसिमेटोड है जो कि y एक्सिस के पैरेलल है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ a ही होगा, ऐसे n नंबर ऑफ हमारे पास यहाँ पर नंबर्स होंगे, यानी कि a की जो वैल्यू है वो कुछ भी हो सकता है, n नंबर्स में हो सकता है। तो इस तरीके से हमारे पास y एक्सिस के पैरेलल n नंबर ऑफ एसिमेटोड पॉसिबल है। ठीक है, तो अगर आप ये जितने भी हमने यहाँ पर ये सारा जो प्रोसेस किया है, इस प्रोसेस को अगर आप ज़रा ध्यान से देखो तो आपको एक बात तो पता चल जाएगी कि जब भी हमारे पास जो जनरल इक्वेशन गिवन होगा या फिर किसी भी डिग्री का हमारे पास एक इक्वेशन गिवन होगा तो उसमें जो हाईएस्ट डिग्री वाला होगा, हम फिलहाल वाई एक्सिस के सेंस में बात कर रहे हैं, हम वाई एक्सिस के पैरेलल एसिमेटोड फाइंड करने की बात कर रहे हैं। यानी कि जब भी इक्वेशन गिवन होगा तो हाईएस्ट डिग्री जो टर्म होगा उसको पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद उससे कम वाले, फिर उसके बाद उससे कम वाले। और इस तरीके से आप उसको देखोगे कि जो हाईएस्ट डिग्री वाला जो टर्म होगा उससे होल इक्वेशन को आप डिवाइड कर देते हो तो आपको कुछ इस तरीके का इक्वेशन देखने को मिलता है। और जैसे ही आप यहाँ पर एक लिमिट लगाते हो, यानी कि जब a x जो है a को टेंड करेगा और y इन्फिनिटी को, तो ये जो पूरा का पूरा इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से बदल जाता है। यानी कि फाई नॉट a इक्वल टू हमारे पास वो 0 आ जाता है। ये मैंने नहीं लिया, ये आपने नहीं लिया, लेकिन जब आपने प्रोसेस को यहाँ प्रोसेस आपने किया, उस प्रोसेस में आपको यहाँ पे जो रिजल्ट मिलता है वो फाई नॉट a इक्वल टू 0 मिलता है। तो जब अभी हम इसके जब वर्किंग को समझेंगे, वर्किंग को लिखेंगे, तो आप पाओगे कि वो सारा का सारा वर्किंग इसी प्रोसेस के ऊपर बेस्ड है। तो मैं मानता हूं कि अगर आपको ये प्रोसेस आ गया है तो आपको उस वर्किंग को रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बाकी आप यूट्यूब पर देख रहे होंगे कि ऐसे तमाम ऐसे बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो डायरेक्टली आपको उसके वर्किंग को रटवाने के ऊपर फोकस कर रहे होंगे, लेकिन मैंने यहाँ पर वो सारे प्रोसेस को कर दिया है जिससे आप उनकी वर्किंग को, यानी कि इसके वर्किंग को कि किस तरीके से हम एसिमेटोड को फाइंड करते हैं जब हमारे पास अलजेब्रिक कर्व का इक्वेशन गिवन होता है तब। तो यानी कि हम इजीली हम वर्किंग को यहाँ से समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं, रटने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए मैं भी उस वर्किंग को लिखता हूँ और मैं इस प्रोसेस को वहाँ पर रिलेट करके दिखाता हूँ। चलिए नेक्स्ट पेज पे पहुँचते हैं। तो अब हमारे पास है वर्किंग रूल टू फाइंड एसिमेटोड्स पैरेलल टू वाई एक्सिस, यानी कि वाई एक्सिस के पैरेलल जो एसिमेटोड है उसे हम किस तरीके से फाइंड करेंगे
उसके लिए हमारे पास क्या है, वर्किंग रूल। ये जो वर्किंग रूल है ये टोटली जो हमने इससे पहले वाला जो प्रोसेस किया है वो सेम टू सेम वही है। फ़र्क बस इतना है कि यहाँ पर इनको हम पॉइंट्स में हमने इनको मार्क कर रखा है और इनको हमने स्टेप में याद कर रखा है। तो यहाँ पर रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे पहले वाला आप प्रोसेस क्या करेंगे, आप एक बार देखेंगे और फिर इस पे आएंगे और इस पॉइंट को उस प्रोसेस से रिलेट करके देखेंगे। वो दोनों चीज़ें सेम टू सेम ही होंगी। तो सबसे पहले अगर आप वहाँ पर देखो तो वहाँ पर अभी आपने क्या किया, वहाँ पर आपको जो भी एक इक्वेशन गिवन था तो उसको आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा, यानी कि जो भी इक्वेशन गिवन था उसकी जो पावर थी उसको आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा। लिखने के बाद आप क्या कर रहे थे, y की पावर n से आप उसको डिवाइड कर रहे थे। y की पावर n से जब भी आप डिवाइड कर रहे थे तो जो पहला टर्म बच रहा था वो टर्म कुछ इस तरीके का था कि वहाँ पर आपको कोई भी y की पावर यानी कि देखने को नहीं मिल रही थी। इवन y की पावर वहाँ पर 1 भी देखने को नहीं मिल रही थी। वहाँ पे जो y की पावर देखने को मिल रही थी वो आपको y की पावर 0 देखने को मिल रहा था। यानी कि आपने कुछ इस तरीके से किया था, a 0 और y की पावर n और अपॉन में y की पावर n। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, a 0 y की पावर 0। तो यानी कि आप देखोगे कि जब y की पावर n से आप होल इक्वेशन को डिवाइड कर रहे हो तो आपको ये चीज़ मिल रही है और इस चीज़ को आप क्या लिख सकते हो, a0 भी लिख सकते हो, क्योंकि y की पावर 0 का मतलब 1 होता है। तो बेसिकली आपने यहाँ पर y की पावर n का जो कोफिशिएंट है a0 को आपने पिक किया। ध्यान से देखते रहिएगा। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर लिखा है कि इफ़ इट इज़ अ कांस्टेंट देन देयर इज़ नो एसिम्पटोट। यानी कि सबसे पहले आपको क्या करना है, जो हाईएस्ट हमारे पास जो हाईएस्ट पावर वाला जो टर्म है उसका कोफिशिएंट को पिक करना है और ये देखना है कि अगर वो जो कोफिशिएंट हमारे पास है अगर वो सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट है, उसमें कोई भी वेरिएबल इंक्लूड नहीं है, तो उस केस में हमारे पास कोई भी एसिम्पटोट नहीं होगा। चाहे वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो चाहे वो वाई एक्सिस के पैरेलल हो, दोनों में सेम क्राइटेरिया है। चलिए, अगर मान लीजिए कि हमारे पास कांस्टेंट नहीं होता है, यानी कह रहा है कि इफ़ इट इज़ नॉट कांस्टेंट, यानी कि जब हमारे पास हाईएस्ट डिग्री वाला जो हमारे पास जो कोफिशिएंट है वो अगर कांस्टेंट नहीं होता है तो उस केस में हम क्या करते हैं। तो आप ज़रा ध्यान से देखो, उस केस में हमारे पास क्या था, फाई यहाँ पर 0 और यहाँ पर x था। आप इसको इक्वल टू 0 कब कर रहे थे, जब आप इसमें लिमिट पुट कर रहे थे, यानी कि a की जगह आप x की जगह पे आप यहाँ पर a पुट कर रहे थे और इसको आप इक्वल टू 0 आप लिए नहीं थे, लेकिन जब आपने लिमिट रखा तो उसके बाद ऑटोमेटिकली आपको फाई 0 a इक्वल टू 0 आ गया था। इस चीज़ को यहाँ पर ये स्टेप में कैसे कह रहा है कि इफ़ इट इज़ नॉट अ कांस्टेंट देन इक्वेट टू 0, यानी कि जब हमारे पास ये y की पावर n का जो हमारे पास जो कोफिशिएंट है अगर वो एक हमारे पास नॉन कांस्टेंट वाला, यानी कि वहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल इंक्लूड है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इक्वल टू 0, जो कि हमें करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी आया हुआ था। ठीक है, ये करना है। अब ज़रा ध्यान से देखिए, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या कह रहा है कि हमारे if the coefficient of highest power of y is not reducible into real linear factor then there is no asymptote। यानी कह रहा है कि अगर मान लीजिए आपने हाईएस्ट डिग्री वाले का कोफिशिएंट आपने लिया, अगर वो कांस्टेंट है तो नो एसिम्पटोट, अगर वो कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल उसके अंदर इंक्लूड है, तो हमारे पास क्या करना है, इक्वल टू उसको 0 रखना है। इक्वल टू 0 रखने के बाद हमारे पास क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और a की वैल्यू निकालना है। अगर मान लीजिए कि अगर वो रिड्यूसिबल नहीं है, यानी कि आप उसको लीनियर फैक्टर के रूप में नहीं लिख पा रहे हो, आप उसको नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, तो उस केस में भी हमारे पास कोई भी एसिम्पटोट नहीं होगा, चाहे वो y एक्सिस के पैरेलल हो चाहे वो x एक्सिस के पैरेलल हो। तो आई होप कि यहाँ तक जो मैंने अभी समझाया आपको वो आपको समझ में आ गया होगा। सेम टू सेम यही वर्किंग रूल y एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट को फाइंड करने के लिए है, सेम टू सेम। ठीक है, फ़र्क बस इतना है, वहाँ पर x की पावर n हमें देखना है, यानी कि जो हमारे पास इक्वेशन गिवन होगा वहाँ पर x की पावर n, उसके बाद x की पावर n-1 वाला टर्म लिखेंगे। सिमिलरली हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर y की पावर n का कोफिशिएंट देख रहे हैं, वहाँ पर x की पावर n का कोफिशिएंट देखेंगे और सेम प्रोसेस को वहाँ पर हम